रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ इरफान हैदर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। हमारा एक सिलसिला चल रहा था सेल्स टैक्स एक्ट ऑन सर्विसेज। पंजाब का जो सेल टैक्स है, जो कि अभी रिसेंटली पोस्ट अनाउंस हुई है पीपीएससी के थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, बीपीएससी 17 की, उसके सिलेबस में एक ये टॉपिक था कि आपने इस एक्ट को भी पढ़कर आना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो हमने वो सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई भी यहाँ पर आपको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। करना आपने ये कि आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। इससे पहले हमने एक चैप्टर 1 इसका कंप्लीट कर लिया हुआ है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी, अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने हर सेक्शन को डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 होगा सेल्स टैक्स का, जिसमें हमने देखना है कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप में ये होता है कि टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे हो सकेगी, और इस टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज को। चैप्टर नंबर 2 स्कोप ऑफ टैक्स। इसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 आ रहा है। क्या कह रहा है? स्कोप ऑफ टैक्स एंड अलाइड मैटर्स। स्कोप ऑफ टैक्स का मतलब जो टैक्स इस लॉ के तहत लगेगा, इस एक्ट के तहत लगेगा, उसकी वैल्यू क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, और उससे रिलेटेड अलाइड मैटर, उससे रिलेटेड जो मैटर है उसके बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो यहाँ से आपको मिलेगी। मतलब उसकी एडजस्टमेंट कब होगी, कब पे करना होगा, कौन पे करेगा, कब लगेगा, किस ट्रांजैक्शन पे लगेगा, वो सारा स्कोप के जुमरे में आ जाता है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and the rule, there shall be charged, levied, collected and paid the tax on the value of taxable services at the rate or rate specified in the second schedule। वो कह रहे हैं कि इधर जो रेट लगेंगे वो सेकंड शेड्यूल के अंदर मौजूद है। तमाम के तमाम रेट आपने वहां से जाके देखना है। जो भी बंदा किसी एक सर्विसेज में इन्वॉल्व होगा तो उसका रेट कहाँ से मिलेगा? आपको सेकंड शेड्यूल से मिलेगा। फर्स्ट शेड्यूल में वो तमाम लिस्ट मौजूद है कि जो कि सर्विसेज के अंडर आती हैं, जो कि सर्विसेज के ज़ुमरे में आती हैं, जो कि पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, कि पंजाब गवर्नमेंट इन सर्विसेज पर टैक्स लेगी। ठीक है, जो भी बंदा उन सर्विसेज में से इन्वॉल्व होगा वो उस पर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देना पड़ेगा, और वो आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर से मिलेंगी। हमारा एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि सर फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल डील्स विद, कि किसको डील करता है, ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें। तो फर्स्ट शेड्यूल डील करता है तमाम लिस्ट ऑफ सर्विसेज को, कि जो जो चीज़ें सर्विसेज के जुमरे में आती हैं वो उसको डील करेगा फर्स्ट शेड्यूल। मतलब अगर आपने देखना है कि ये चीज़ सर्विसेज है या नहीं है, या ये सर्विसेज पंजाब के अंडर आती है या नहीं आती, वो आपको फर्स्ट शेड्यूल में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और सेकंड शेड्यूल में उन्हीं सर्विसेज का जो है ना टैक्स रेट आगे डिफाइन किया होगा, कि कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है, कौन सी सर्विस के साथ कुछ लिमिट्स हैं, कौन सी सर्विसेज की रिस्ट्रिक्शन है, या कौन सी सर्विस का कितना टैक्स होगा, वो सारा आपको सेकंड शेड्यूल में मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो सेकंड शेड्यूल में है उसके मुताबिक टैक्स लगेगा और वो टैक्स उसी के मुताबिक कलेक्ट होगा। उसके अलावा इसमें आ जाए, बाकी इसमें 2 में कुछ भी नहीं है, 3 में कुछ भी नहीं है, अपनी उन्होंने अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है। नंबर 4 में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। कह रहा है इस एक्ट के तहत अगर कोई भी बंदा रिक्वायर होता है कि वो टैक्स पे करे, तो शैल बी इंटाइटल, वो हकदार होगा टू डिडक्ट करने का फ्रॉम द पेएबल अमाउंट्स, के जो अमाउंट उसने पे करनी है पंजाब गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत, उसमें से वो कुछ डिडक्ट करने का हकदार होगा। और वो क्या डिडक्ट करेगा वो आगे बताएगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड बाय हिम ऑन रिसीट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अगर उस बंदे ने कोई टैक्सेबल सर्विसेज पहले से रिसीव की हैं और उस पर उसने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, अब दोबारा से आगे वही सर्विसेज कुछ एडिशन करके वो आगे प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आगे प्रोवाइड करने के बाद वो टैक्स कुछ कलेक्ट करेगा। पहले उसने टैक्स पे किया, अब वो टैक्स कलेक्ट करेगा, तो जो उसने पहले टैक्स पे किया है वो डिडक्ट करने का हकदार होगा उसमें से जो अब वो कलेक्ट कर रहा है। ये सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे आपका सेल्स टैक्स का इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट है।
कि पहले आप गुड्स पे सेल टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद फिर गुड्स सप्लाई पे आप सेल टैक्स रिसीव कर लेते हैं। मतलब पहले अपना टैक्स इनपुट कर देते हैं, फिर अपना टैक्स आप आउटपुट करते हैं, तो उसमें से आप माइनस करने के बाद जो लायबिलिटी बचती है वो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, ये सेक्शन 4 आपको बता रहा है किसका, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 4। बट कंडीशन उसमें क्या है, यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन subject to the condition that he holds a true and valid tax invoice not older than 6 tax period। 6 महीने से ज्यादा तक की टैक्स रिसीट होगी तो वो वैलिड नहीं होगा, उसका वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा, उसमें से डिडक्ट वो नहीं कर सकेगा। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही उसने अपनी वो सर्विस रिसीव की, टैक्स पे किया और एक वैलिड टैक्स इनवॉइस उसके पास है, और फिर उसने वही सर्विस ये कुछ एडिशन करने के बाद आगे सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो फिर वो क्या होगा, वैलिड होगा कि वो टैक्स उसमें डिडक्ट कर ले। शोइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स अर्लियर, जो कि इनवॉइस शो कर रही होगी कि जो अर्लियर टैक्स है, जो पहले टैक्स लगा है वो चार्ज हुआ है और उसके ऊपर उसने पे भी किया हुआ है ऑन सर्विसेज सो रिसीव, जो सर्विस उसने रिसीव की है उस पर। बट द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट डिसअलाउ रिस्ट्रिक्ट सच डिडक्शन इन केस ऑफ एनी सर्विस और सर्विसेज एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट। और ये कह रहा है कि अथॉरिटी किसी वक्त भी इसका नोटिफिकेशन के जरिए डिसअलाउ कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या वो डिडक्शन अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन वो बात का मसला है, जनरल रूल में उसको अलाउ है। नंबर 11 में आ जाए। सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन लायबल टू पे टैक्स, कौन सा बंदा लायबल होगा उस सर्विसेज पे टैक्स पे करने का। जो बंदा रिसीव कर रहा है वो लायबल होगा, या जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो लायबल होगा। तो सेक्शन 1 में कहता है वेयर अ सर्विस इज टैक्सेबल बाय विर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, कि जहां पर कोई सर्विस टैक्सेबल होगी किस लॉ के तहत, सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 1 के तहत, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अब सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक बंदा पंजाब की हदूद में रहकर वहां पे सर्विस ओरिजिनेट करता है और वहां पे ही सर्विस प्रोवाइड करता है, उसकी टर्मिनेशन और कमेंसमेंट पंजाब की हदूद में ही हो रही है, तो फिर वो कौन करेगा, जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वो टैक्स पे करेगा। वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, 1 लाख रुपए की रिसीट बनाएगा, उसके ऊपर 16% टैक्स चार्ज करेगा और वो 16% खुद गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। लेकिन आगे वेयर अ सर्विस इज टैक्सेबल बाय विर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 2, वो कह रहा है कि अगर सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 के तहत अगर कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है और वो टैक्सेबल है, तो क्या होगा, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स शैल बी ऑन द पर्सन रिसीविंग द सर्विसेज। अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में क्या कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है और वो यहाँ के रेजिडेंट पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर लायबिलिटी उस पर आएगी जिसने रिसीव की होगी। नॉन रेजिडेंट पर्सन कोई कंपनी है बाहर की, नॉन रेजिडेंट का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नॉन रेजिडेंट इस लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत कौन सा बंदा होगा, ठीक है। वो यहाँ पर आकर किसी रेजिडेंट पर्सन को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर जो लायबिलिटी बनती है वो रिसीविंग वाले पर्सन पे बनती है, जो उसकी लायबिलिटी को रिसीव कर रहा होगा, उस सर्विस को रिसीव कर रहा होगा। तो ये 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट थे इसमें, ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज इसमें से बन के आ सकते हैं कि भी एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसने सर्विस प्रोवाइड की है रेजिडेंट पर्सन को, तो बताएं उसकी लायबिलिटी किस पे बनेगी, प्रोवाइड करने वाले पे या के रिसीव करने वाले पे। नॉर्मली जो रूल है वो यही होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टैक्स भी वही चार्ज करेगा और वही जमा करवाएगा, लेकिन ये दो सेक्शन आपको बता रहे हैं कि किस पे चार्ज होगी और कौन पे करेगा। जी, ये 2 सेक्शन हो गए। आगे इसमें 2 बाकी उन्होंने अपनी अथॉरिटी के बारे में बताया, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्शन में भी उसने ये बताया कि भाई कौन सी गुड्स किसी वक्त भी गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी प्रोडक्ट को वो कर सकती है एग्जाम्प्ट। इसमें लॉ में किसी किस्म की चीज़ नहीं आएगी। मतलब एक लॉ में पहले लिखा हुआ है कि जी एक सर्विस है वो, अब मैरिज हॉल पे अगर आप कैटरिंग करते हैं तो आपने 10% उस पर चार्ज करना है फॉर एग्जाम्पल। तो अब किसी वक्त भी लॉ के थ्रू कोई नोटिफिकेशन आ सकता है कि वो सर्विस का टैक्स हमने ख़त्म कर दिया है, अब उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो इसमें लॉ में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नंबर 13 में आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। अगर साल के दौरान या साल खत्म होने के बाद कोई टैक्स चेंज हो जाता है, कोई टैक्स रेट में चेंज आ जाता है, तो फिर उस स्पेसिफिक सर्विस पे जिसके अंदर रेट का चेंज आया है उस पर टैक्स कौन सा चार्ज किया जाएगा। कैटरिंग की सर्विस चल रही है, मैरिज हॉल की सर्विस चल रही है, हर साल उसमें अगर चेंज आ रहा है
5% से फिर 6% हो गया, फिर अगले साल 4% हो गया, फिर अगले साल 8%, फिर 3%। तो इसमें अब टैक्स रेट कौन सा हम चार्ज करेंगे उसके बारे में आपको सेक्शन 13 गाइड करता है। वो कहता है इफ देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स द टैक्सेबल सर्विसेज शैल बी चार्ज्ड to tax at such rate as is in force at the time of service is provided। जिस टाइम सर्विस प्रोवाइड की गई उस टाइम पे जो रेट इन फोर्स था वो वाला रेट उस सर्विस पे चार्ज होगा। आप रिटर्न अपनी भर रहे हैं, साल के एंड पे भर रहे हैं, आप साल को तो नहीं है, ये सेल टैक्स की तो महीने की रिटर्न होती है, महीने की रिटर्न आप भर रहे हैं, आप पिछले ही महीने रेट चेंज हो गया था, सर्विस आप रिटर्न भर रहे हैं, तो अब इस महीने रेट कुछ और है और पिछले महीने कुछ और था, लेकिन आपने देखना सर्विस कब प्रोवाइड की गई, जिस सर्विस प्रोवाइड करते हुए जो रेट इन फोर्स था आपने वही रेट उस पे चार्ज करना है। सेक्शन 14 में क्या कह रहा है, स्पेशल प्रोसीजर एंड टैक्स विद होल्डिंग प्रोविजंस। कोई भी जो है ना वो कह रहा है चेंज कर सकता है, ये भी इसमें भी कोई चीज पढ़ने वाली नहीं है। डेलीगेशन ऑफ अ पावर कि किसी वक्त भी गवर्नमेंट अपनी पावर किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को दे सकती है कि आप इस सर्विसेज पे ये टैक्स कलेक्ट करके हमें जमा करवा दें। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है या कोई ऐसा मैटर हो सकता है किसी कंपनी का, किसी चीज़ का, कि जिसकी जुरिसडिक्शन फलानी कंपनी के पास पड़ी है, फलानी गवर्नमेंट के पास पड़ी है, तो ये उनको लेटर लिख के कह सकते हैं कि जी आप इसका भी टैक्स कलेक्ट कर लें जहां पर आप अपना कलेक्ट कर रहे हैं। सबसेक्शन 1 में कह रहा है द गवर्नमेंट में इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 147, अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत उन्हें जो है ना ये पावर मिलती है कि वो किसी और इदारे को, फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखें कि भी हमारा टैक्स भी कलेक्ट कर लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अथॉराइज द फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फेडरल एजेंसी और पर्सन टू एडमिनिस्टर, collect, enforce the levy of tax on such taxable services as it may notify and in such mode and manner and for such period as may be prescribed and subject to such limitation, restriction, condition as it may deem appropriate। जो भी इस नोटिफिकेशन में रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोसीजर लिखा होगा उसके मुताबिक वो उन्हें कह देंगे कि आप इसका भी टैक्स कलेक्ट कर लें। अब आ जाएं जी एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट क्या है, जैसे कि हमने सेक्शन 10 का सब सेक्शन 4 पढ़ा था कि वो डिडक्ट कर सकता है, अब यहाँ पे उसकी मजीद डिटेल आ गई कि किस तरह से डिडक्ट कर सकता है कहाँ से वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है। द अथॉरिटी में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज इट मे स्पेसिफाई, ठीक हो गया, साथ साथ वो कोई रिस्ट्रिक्शन भी लिख सकता है। अथॉरिटी कोई नोटिफिकेशन जब जारी करेगा उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन और जो लिमिटेशन लिखी होंगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब एडजस्टमेंट उसको मिलेगी। अलाउ रजिस्टर्ड पर्सन टू क्लेम एडजस्टमेंट्स, कि वो अपना एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता है और डिडक्शन कर सकता है, इंक्लूडिंग रिफंड, और रिफंड भी ले सकता है। अराइजिंग एज अ रिजल्ट, अगर उसका वो बनता है, राइजिंग का मतलब अगर उसका वो बन रहा है, एज अ रिजल्ट के नतीजे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड, वो जो उसने टैक्स पे किया होगा, अंडर एनी अदर लॉ, किसी और लॉ के तहत, ऑन एनी अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस और गुड्स, उसने गुड्स के ऊपर, टैक्सेबल सर्विसेज के ऊपर किसी और लॉ के तहत अगर वो टैक्स पे किया है, सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स गुड्स पे भी है और सेल्स टैक्स सर्विसेज पे भी है, अगर उसने सेल्स टैक्स गुड्स में पे कर दिया है और वो यहाँ पे क्लेम लेना चाह रहा है तो वो क्लेम ले सकता है। और क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइडेड बाय देम, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, कह रहा है अगर उसने ऊपर वाला सेक्शन 1 अवेल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी में अडॉप्ट द प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट लेट डाउन इन सच अदर लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, डिडक्शन, रिफंड इंक्लूडिंग जीरो रेटिंग प्रिंसिपल। वो कह रहा है कि फिर जो अथॉरिटी है, जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये वो वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी जिस लॉ की वो एडजस्टमेंट लेना चाह रहा है, जिस लॉ की वो अपना डिडक्शन लेना चाह रहा है। गुड्स के लॉ की सेल्स टैक्स गुड्स है ना, एक्ट 1990, तो फिर उसमें जो एडजस्टमेंट का प्रोसीजर लिखा होगा फिर उसके मुताबिक इसको एडजस्टमेंट मिलेगी, उसके मुताबिक इसको वो डिडक्शन अलाउ की जाएगी, उसके मुताबिक रिफंड दिया जाएगा जिस लॉ के तहत वो लेना चाह रहा है। For the purpose of removal any doubt, it is clarified that no adjustment or deduction of any tax payable under any other law shall be claimed by any person except
in the manner and to the extent specified in the notification use issued under subsection 1। कह रहे कि जो अगर कोई क्लेम लेना चाह रहा है तो अगर उसके सेक्शन 1 के मुताबिक कोई नोटिफिकेशन इशू किया गया तो उससे बढ़कर वो नहीं ले सकेगा। तो ये एक छोटा सा था चैप्टर सेक्शन 16 तक, 10 से लेके सेक्शन 16 तक का ये चैप्टर था हमारा स्कोप ऑफ टैक्स। छोटा सा था लेकिन थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने सोचा उसको डिस्कस कर दूं। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। इस तरह नेक्स्ट जो है ना अगले बंदे की हौसला अफजाई होती है और वो आगे मजीद एफर्ट करता है आप लोगों के लिए, चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट हो रही है तो आपका भी इसमें भरपूर ताउन चाहिए। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर और भी जो कैंडिडेट हैं और भी जो लोग इसको जानना चाह रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको मज़ीद इसमें कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।